तो पिछले क्लास हमने 2008 और 2009 का सॉल्यूशन किया था, यस 8 एंड 9। अभी 2000 क्या करेंगे, 8 9 से पहले क्या आ गया, 6 7, 2006 और 7 का करते हैं। ये 2009 का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मतलब पेपर है, तो उसका हमने ये क्वेश्चन जो लास्ट टाइम रह गया था वो हो गया, ये वाला, ठीक है, इसका बी आंसर है। ओके, किस ईयर का चल रहा है, 2007 है ना, 2008 9 का कल किया था, तो 2008 9 10 11 12 अप टू 23 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी 2007 का कर लेते हैं, मेरा टाइम भी निकल रहा है, तो आज सिर्फ 2007 का करेंगे, फिर कल की क्लास में 2006 और 2005 तो ओवर है ना। तो मैंने यही प्रॉमिस किया था, मतलब आप लोगों से, पीवाई हम डिस्कस करेंगे 2005 से 2023 का, जैम का भी, गेट का भी। तो बैच 3 में हमने जैम का ऑलरेडी कवर कर रखा है, और ये बैच 6 इसका नाम रखा हमने, तो इसमें हम लोग गेट का डिस्कस किए हैं। तो कल 2005 और 4 का करेंगे, सॉरी 5 और 6 का करेंगे, 5 तक ही करेंगे बस। तो अभी ये देख लो 2007 वाला, और ये है कि आप एक दो बार खुद भी सॉल्व करके जस्ट देख लो, जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन कि हाँ यू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड द आपके आंसर्स आ रहे हैं सारे क्वेश्चन में, जो भी 2005 से 23 चाहे जैम का पेपर हो या गेट का पेपर हो, एक बार जस्ट सॉल्व कर लो जो अभी सिलेबस है उसके क्वेश्चंस। तो ये बहुत आपको, मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे मींस यू आर एट अ गुड लेवल, ये चीजें हैं। मेन क्या, बहुत सारे एस्पिरेंट आपको अभी भी मिलेंगे जिससे पीवाईक्यू भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो जिनसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहे थे, हाउ विल दे एक्सपेक्ट दैट कि क्वेश्चंस सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ मतलब सारे नहीं हो रहेंगे, जैसे अगर 80-90% अभी कर पा रहे थे, एग्जाम में भी उतना तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे, एटलीस्ट 50-60% कम से कम। ये अब आपसे अगर 100 में से 5 नंबर 10 नंबर का अटेम्प्ट कोई बच्चा अभी भी कर पा रहा है पिछले साल के पेपर का, तो मतलब उसका लेवल भी बहुत कम है, तो उसको उस लेवल तक पहुंचने की जरूरत है, ये चीज है। और अगर आप अभी 90 80 90 मार्क्स 90 प्लस मार्क्स के इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो घर पे पीवाईक्यू का, तो आपका मतलब ठीक ठाक लेवल है, यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑल दैट। तो जो एग्जाम में आने वाला है वो यही सब आएगा, जो हमने डिस्कस किया यही सब आना है, बस इसके पीछे की स्टोरी जानने की जरूरत है कि हाँ व्हाट इज डेफिनेशन, व्हाट इज थ्योरम, कैसे अप्लाई हो रहा है थ्योरम, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये पीवाईक्यू में समझ आता है कि क्वेश्चन कैसे घूमेगा। और सेम आप देखेंगे पीवाईक्यू यही आता है गेट में, 24 के एग्जाम में सेम ही कॉन्सेप्ट, इसी पे क्वेश्चन आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जब आपका रिस्पॉन्स शीट आएगा, एक बार डिस्कशन क्लास होगी, तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे हम, फिर आप देखेंगे कि हाँ क्या अलग था। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 2007 गेट मैथमेटिक्स, तो ये ओपन क्लोज सेट हमारे पास नहीं है अभी, इस साल सिलेबस में नहीं है मतलब, तो इस सब इग्नोर करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी छोड़ते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कर सकते हैं। देखिए जैसे यानी जो पिछले बार मैं कह रहा था यही तो था, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं जो पिछला एबीसी वाला क्वेश्चन है, ऐसी तो है। तो ये पूछ रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के की वैल्यू क्या होगी ताकि सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो कई सारे अप्रोच है ना इसके, तो अगर मैं मैट्रिक्स ए बनाता हूं तो ए मेरा है 1 1 1 1 -1 -1 1 -5 और के। अब मुझे ये बताइए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ए का रैंक क्या होगा, क्या जानते हैं आप रैंक ऑफ ए के बारे में, क्या 3 होगा या नहीं? रैंक 3 से कम होगा, तो आप डिटर्मिनेंट ए के बारे में क्या बोल सकते हैं, 0। तो बस आ जाएगा के ही तो चाहिए मुझे, बाकी सोचना ही नहीं है। तो मैं डिटर्मिनेंट वे में सोच रहा हूं, तो यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल के 0 कर दूंगा, तो यहाँ से हमारा के आ गया। एक अप्रोच ही है। दूसरा अप्रोच आप क्या जानते हैं कि मैं ऐसे करता कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल होना चाहिए था और लेस देन 3 होगा, तो इस अप्रोच से भी जा सकते हैं हम लोग। तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना कि हम ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक इक्वेट करेंगे, तो उसके लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर वहां से आपको के की वैल्यू मिलेगी, तो वो चीज है आपके पास। तो ये भी एक अप्रोच है, और ये आसान अप्रोच यहाँ पे है, तो उससे भी जा सकते हैं हम लोग।
ये आपका 6 क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है, V वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर्स XYZ सच दैट डिटर्मिनेंट A इज 0। तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट को 0 पुट करना है, तो उससे एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको XYZ में, है ना। डिटर्मिनेंट 0 पुट करें कुछ ऐसा आएगा, ax + by + cz बराबर 0, देन डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स, समझ आ रहा है। तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल डायमेंशन, सिंपल, तो यहाँ 3 वेरिएबल है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन भी आ जाएगी, एग्जांपल के लिए मान लीजिए ऐसा आ जाएगा, ax + by + cz बराबर समथिंग 0 करना है, तो एक वेरिएबल यहाँ से कम हो जाएगा ना। मैं चाहूँ तो z को यहाँ से xy के टर्म में लिख सकता हूँ। तो बताइए आप लोग क्या डायमेंशन आएगा इसका, 2, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट पीछे यूज हो रहा है कि 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, तो डायमेंशन इज नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, या वही करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, तो वही वेरिएबल का करस्पॉन्डिंग बेसिस बनता है। एनालिटिक फंक्शन सिलेबस का नहीं है, ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं अभी। ये ओपन स्लो क्लोज सेट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। देखिए कह रहा है कि एक्स वाई बी जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैविंग जॉइंट पीडीएफ दिस। तो अब समझिए क्या है, ये आपको देख के समझ आ रहा होगा, x² + y² <= 1 है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल के बीच का एरिया पाई होता है। तो ये पीडीएफ 1/पाई क्यों है, क्योंकि x, y यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द यूनिट सर्कल, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन दिस यूनिट सर्कल, तो xy का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है यूनिट सर्कल पे। अब बोल रहा है प्रॉपर्टी y मोर देन मैक्स ऑफ x माइनस x। तो मैक्स ऑफ x माइनस x, अच्छा मैक्स ऑफ x माइनस x को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो मैक्स ऑफ x माइनस x, तो ये x होगा या माइनस x होगा, x कब होगा, जब x माइनस x ना, तो x की वैल्यू कब होगी इसमें, जब x पॉजिटिव होगा, माइनस x कब होगी, जब x नेगेटिव होगा, ठीक। मतलब आप सोच रहे हो ना, कब होगा मैक्स ऑफ x, जब x मोर देन माइनस x, तो 2x मोर देन 0, तो x मोर देन 0। अच्छा इस फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, जो मैं लिखा हुआ है, किसका डेफिनेशन है ये, मॉड x का, यस। तो ये मॉड x, दिस इज नथिंग बट मॉड x। ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी y मोर देन मॉड x। तो ये मॉड x को दूसरे तरीके से लिखने का, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने, बस ये मॉड x कोई भी लिख सकते हैं हम। तो y मोर देन मॉड x। अब ये यूनिट सर्कल बना रखा है हमने, अब मुझे y बराबर मॉड x का अगर ग्राफ बनाना हो, क्योंकि इनइक्वालिटी जब भी होगी तो पहले हम इक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं, तो y बराबर मॉड x, तो हम ग्राफ जानते हैं y = मॉड x का, और y मोर देन मॉड x कह रहा है, तो टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं कि ये रीजन या तो ये वाली रीजन आएगी या बिलो वाली रीजन आएगी, तो चेक कर लेंगे। तो यही पॉइंट ले लो टेस्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है 0,1, ये जो ऊपर वाला पॉइंट रख के देख लेते हैं। तो y1 x0 ट्रू आ रहा है, तो ट्रू आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रीजन है। अब चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे एरिया और ये निकालने की जरूरत, मतलब जस्ट एरिया निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ दिस रीजन और इसका एरिया मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एरिया ऑफ ई अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस ओमेगा। ई मतलब इवेंट मतलब दिस, और ओमेगा मतलब दिस सैंपल स्पेस। तो इसका एरिया से डिवाइड कर देना है, तो ये एरिया, इसका एरिया पाई है, तो अपॉन में पाई है। बताइए इसका बता सकते हैं, हम लोअर क्लास में पढ़ते थे 7th 8th क्लास में, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट। ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट सेक्टर है, सॉरी दिस इज सेक्टर। ये एंगल कितना है कोई बताइए मुझे, व्हाट इज दिस एंगल, 90। क्योंकि y बराबर x की लाइन है, तो 45 हाँ, तो ये टोटल 90 है, तो होता था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर तो 1 है, तो ये पाई पाई कैंसिल, यहाँ पाई पाई कैंसिल, 1/4 आंसर है इसका, ठीक है। इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जस्ट एरिया ऑफ इवेंट अपॉन दिस, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था।
ये हमें कह रहा है कि x1 is the sequence of IID chi-square random variable each having 4 degree of freedom. तो xi is chi-square 4, xi chi-square 4 है. फाइन. Sn है summation of xi square. नो प्रॉब्लम. तो हम क्या करते हैं पहले. हाँ अच्छा देखो ये बोल रहा है Sn अपॉन m. हाँ ये तो आगे है सर. आसान है ना, आसान है ना. देखिए Sn अपॉन n का मतलब समेशन xi square I from 1 to n. This converges in probability to what? E of x square. E of x square. तो हो रहा है आपका 2x. तो हम लोग जानते हैं E of x square का मतलब वेरिएंस ऑफ x प्लस मीन x का होल स्क्वायर. अब ये chi स्क्वायर 4 था तो chi स्क्वायर 4 का वेरिएंस है 8. हाँ 24 सर 8 होगा. तो आंसर इज 24. देखिए हाँ सर ये आ गया तो सर. ठीक है ना. तो सिंपली ई एक्स स्क्वायर बराबर वेरिएंस प्लस ई एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा. तो इजी था. ये म्यू देख के कंफ्यूज नहीं होना कि मीन निकाल देना है. आपको ध्यान रखना एसएन क्या था. तो एक्स स्क्वायर था. तो एसएन अपॉन एन मींस दिस एंड दिस कन्वर्ज टू दिस. तो म्यू जो नोटेशन है, म्यू इज जस्ट हियर नोटेशन टू दिस. तो इसका मतलब म्यू है. ये निकालना था. ये आंसर 24 है. तो यहाँ यूज हुआ है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम. लेवेक मेजर ये सब नहीं है. डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है. लाप्लास ये सब हमारे सिलेबस का नहीं है. ये बता सकते हैं आप 24 24 तो बता सकते हैं. तो कह रहा है वी वेक्टर स्पेस है एक्स वाई जेड डब्ल्यू. वेक्टर में 4 एलिमेंट है और आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है. तो पूछ रहा है कि बेसिस बताओ. बेसिस क्या होगा. तो बेसिस का मतलब है नंबर ना इंडिपेंडेंट कितने होंगे. तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा. ये क्या तीनों डिफरेंट इक्वेशन है या डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. अगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा तो बेसिस एक एलिमेंट वाली आएगी. अगर इनमें से दो इंडिपेंडेंट 3 इक्वेशन है ना तो हो सकता है डिपेंडेंट हो. कोइंसिडेंट जिसको बोलते हैं आप, कोइंसिडेंट लाइंस या प्लेन्स. तो अगर वैसा हुआ तो 2 एलिमेंट वाला आएगा ये. तो मुझे लग रहा है तीनों इंडिपेंडेंट ही है. या तो बी या सी में से करेक्ट होगा. मे बी चेक कर लेते हैं. तो करना क्या है आपको सिंपली अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने हैं. 4 वेरिएबल का है ना ये. 3 इक्वेशन दे रखा है तो आ जाएगा. एक्चुअली पता है क्या है. मैं अगर ठीक से लिखूं तो v इज लाइक x वेक्टर सच दैट ax इज 0. क्या बोलते हैं इसको हम लोग कि ये जो v है इसको बोलते हैं नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A. A मैट्रिक्स क्या है जो इससे बनेगी. अच्छा कितना बनेगी. तो A मैट्रिक्स मेरा यहाँ पे जो बनाएंगे हम लोग A मैट्रिक्स कि जैसे हम लोग कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स को एक इक्वेशन है करस्पॉन्डिंग. ठीक है लिख लो कोई दिक्कत नहीं है. तो 1 1 माइनस 1 होगा. फिर 1 1 माइनस 1 0 होगा. 1 1 माइनस 1 नहीं. हमारे पास कितने वेरिएबल है एक्स वाई जेड डब्ल्यू ना. ओके ओके. तो यहाँ पे 1 1 माइनस 1 0 फिर ऐसे ही करके ना हो जाएगा ना. हाँ सर ये 0 1 1 1 फिर ऐसा करके यहाँ से आ जाएगा 2 1 माइनस 3 माइनस 1. ये आ गया. मतलब ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई. अब 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है. अब इसका रैंक निकाल लो उससे दिख जाएगा. तो ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करना है समहाउ. दिस इज 0 4 इक्वेशन. इसको रैंक को निकाल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के फिर आपको देखना है बेसिस क्या होगा. तो ये होगा ये होगा. देखना वो कौन सा आएगा. तो उसके लिए क्या करना है आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करो. उससे क्या होगा ये 3 इक्वेशन है 4 वेरिएबल है. हो सकता है एक वेरिएबल बचेगा कोई और वो वेरिएबल करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा आपका. ये तो कभी नहीं हो सकता ए वाला क्योंकि 3 एलिमेंट बेसिस में आएगा ही नहीं. यहाँ पे अगर तीनों मल्टीपल होते तब आ सकता था. तो यहाँ थोड़े से वर्क करना पड़ेगा आपको. ओके. कंसीडर आर क्यूब विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट एस दे रखा है आपको. लीनियर स्पैन ऑफ W LW लीनियर स्पैन ऑफ W. स्पैन क्या होता है. सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस. तो एन ऑर्थोनॉर्मल सेट T
with linear span S is equal to linear span of T. तो करना क्या है यहाँ पे, ये सिंपल S एक सेट है, तो आपको देखना है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो पहले दो इंडिपेंडेंट वेक्टर इसमें से बना लो आप। सो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा होगा एक दूसरे पे, आप चेक करके देखो। तो लीनियर स्पैन हम लोग के सिलेबस में तो नहीं है ना? नहीं है, लीनियर स्पैन इज बेसिस के डेफिनेशन में ही आता है, कोई एलिमेंट बेसिस होगा अगर वो स्पैन कर रहा हो सेट को, लीनियर इंडिपेंडेंट हो। सिलेबस रिवाइज करो, पीवाईक्यू रिवाइज करो, और मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसको रिवाइज कर सकते हो। जो मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आप सिलेबस और पीवाईक्यू कर दो, अभी सिलेबस को रिवाइज करो, एक एक वर्ड का डेफिनेशन पहले तो ठीक से याद करो और समझो, फिर उससे बेस्ड थ्योरम देखो, फिर पीवाईक्यू रिपीटेडली सॉल्व करो। ये है मॉक टेस्ट का टाइम है, तो मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जो जितना भी कर रहे हो उसी को ठीक से करो। ये है ना कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको ठीक से रिवाइज भी करते रहो रेगुलरली। चलिए, तो लीनियर स्पैन का मतलब सिंपल है कि वो स्पैन कर रहा है, तो पूछ रहा है ऑर्थोनॉर्मल सेट टी विथ दिस। तो ऑर्थोनॉर्मल क्या है, यहाँ पे वही लगाना है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, तो ये उसको उसका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ग्राम स्मिथ दिस। अब इसको आपको पहले वाला 1 1 आ जाएगा, वो सर ए बी सी और डी होगा इससे। तो उसके पहले हम बोल रहे हैं ये दोनों डिपेंडेंट होंगे, कैसे लग रहा है डिपेंडेंट है। आप चाहो तो मैट्रिक्स बना लो इसका, 3x3 का डिटरमिनेंट निकालो, 0 आ जाएगा, ये डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे। मतलब किसी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में तीसरे को लिखा जा सकता है, वो आप चेक भी कर सकते हो। मतलब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हो आप चाहो तो, देख लो किसको रखा है इन लोगों ने, तो उसको रखो, बाकी हटा दो। जैसे पहला ऑप्शन ट्रू होगा ऐसा लग रहा है, तो ये और ये रखा है इन्होंने, है ना, इसका क्या है 4 1 5 1 6, तो ये लग रहा है इस तरह आ जाएगा, ये है ना, इस तरह। अगर लिनियरली तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये तो कभी आंसर नहीं आएगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ऐसा हो सकता है। फिर इनमें से देखना आपको क्या आएगा, मुझे लग रहा है ए टाइप का ही, लेकिन ए नहीं, जरूरी नहीं ये बनेगा, क्योंकि आपको याद है ना ये वैसा बनेगा। डिनोमिनेटर में सर ऐसा आएगा ना u1 v1 by u1 बराबर पहले v1 रखते हैं, और ऑर्थो नॉर्मल है ये, तो ऑर्थो नॉर्मल पहले ऑर्थोगोनल बनाना है, फिर ऑर्थो नॉर्मल बनाना है। तो आप वो रिवाइज करो कॉन्सेप्ट, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस था, उससे ऑर्थोगोनल आएगा, अब फिर ऑर्थो नॉर्मल बनाना है उससे, तो ये है। और u2 जो होता था v2 माइनस, है ना, क्या हम लिखा, u1 लिख रहा हूं ना, तो u1 इज v1, तो u2 बराबर क्या होगा, v2 माइनस v2 v1 by v2 v1 by u1 u1। हाँ v2 u, यहाँ चूंकि मैं u में बना रहा हूँ, तो v2 u1 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 ऐसे कुछ देख लेना कैसे कन्वर्ट करते थे हम लोग, तो उससे आ जाएगा। जस्ट चेक द फॉर्मूला और उससे आंसर आता है। यहाँ लगाना है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस लगाना है, उससे आएगा। उसको रिवाइज करो, देखो क्या है। ये कह रहा है ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यू ए का है -1 1 0, 3 आइगन वैल्यू है, आइगन वेक्टर भी दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है 6A मैट्रिक्स कौन सा होगा। सर ये नहीं हो रहा सर। क्यों? तो इसको सर आइगन वेक्टर्स को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या इसको? ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, सपोज दैट आइगन वैल्यू ऑफ ए आर दिस with respect to eigen vectors this is 6A equals, हाँ, तो सिंपली एक काम कर सकते हो आप, सबके आइगन वैल्यू निकाल के भी काम कर सकते हो। नहीं निकालना है तो एक काम करो, सीधा सीधा ए बी बराबर लैम्डा बी, है ना, आप ये जानते हो ना, ए टाइम v1 बराबर लैम्डा 1 v1, a टाइम v2 बराबर लैम्डा 2 v2, a टाइम v3 बराबर लैम्डा 3 v3। अच्छा मुझे छोड़ो, 6a की आइगन वैल्यू क्या क्या आएगी? -606। इसका ट्रेस कितना आएगा? 0। लेकिन इन्होंने ऐसे बना रखे होंगे सबका ट्रेस 0 ही आ रहा होगा, नहीं ना, तो ये c आउट हो गया, c आउट हो गया ना, c का ट्रेस 0 नहीं है ना, तो c आउट हो गया। अच्छा इसका डिटरमिनेंट कितना? e होगा सर।
रुक जाओ, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट देख सकते हो आप ट्राई करके कि क्या आएगा, तो उससे भी एक आउट हो जाएगा, फिर आपको डिसाइड करना है। तो ऑप्शन डी में सर ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक्चुअली 6A है ना जस्ट ये, तो 6A की आइगन वैल्यू ये होगी, तो आप आइगन वैल्यू निकाल के भी चेक कर सकते हो कौन सी होगी। और ए बी बराबर लैम्डा, मुझे लगा कोई शॉर्टकट यहाँ पे आएगा। शॉर्टकट क्या आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से कर लें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से भी हो जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, मतलब जितने जो कई सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी गिवन है। मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ बिना आइगन वेक्टर यूज किए कर रहा हूँ, उससे भी हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर आइगन वेक्टर यूज करना तो भी हो जाएगा। अगर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6A बराबर 6 लैम्डा 6A बराबर दिस, तो ये भी कर सकते हो कि इस आइगन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके देखो किसमें इतना टाइम आ रहा है, 6 टाइम लैम्डा 1 6 टाइम लैम्डा 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तो है, इसमें क्या कुछ है नहीं। एक तो तरीका तुम आइगन वैल्यू निकालो, कंपेयर करो किसका वो आएगा। दूसरा तरीका नहीं तो इन आइगन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स में और देखो ये आइगन वैल्यू मिल रहा है, मतलब 6A को अगर मैं B बोल दूं एग्जांपल के लिए, तो ये ऑप्शंस मेरे B है, तो आप B टाइम V1 करो, ये आना चाहिए -6 टाइम V1, B टाइम V2 करो, ये V1 V2 V3, ये आना चाहिए 0 टाइम V2, और B टाइम V3 करो, आना चाहिए 6 टाइम V3। बस जो मैट्रिक्स इन तीनों को सेटिस्फाई करे वो करेक्ट ऑप्शन है। और भी अप्रोच हो सकते हैं, अभी कैलकुलेशन करो ना, जब करोगे तो सीखो, कैलकुलेशन करके देखो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन करने नहीं है सब, ये इनफाइनाइटली। सर ऊपर एक पर उसी पे जाएंगे। हाँ सर जैसे उसमें वेक्टर li है और आइगन वैल्यू li है, तो डायगोनलाइजेशन हो जाएगा। यस, तो उस हिसाब से b हो सकता है। ओके, 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू है इसके पास, तो डायगोनलाइजेबल है, और डायगोनलाइजेबल है और 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू इसके पास भी है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल है। लेकिन मोर देन वन ऑप्शन डायगोनलाइजेबल हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी आइगन वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 1 - 1, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ क्या चाहिए आपको, 6 तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया, तो बी आउट हो गया क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू 1 - 1 0 है, वो तो ए की थी। ये 6A पूछा है कौन सा था, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये है 6A, ये चीज है। ठीक है सर, वो ऐसे निकाल। हाँ वो बस अब 2 ही बचा है, एक को एलिमिनेट करना हो जाएगा, तो थोड़े कैलकुलेशन है या थोड़े शॉर्टकट लगा सकते हो कोशिश करके। ये हमारे पास क्या बोलना चाह रहा है कि मिनिमम और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये सब हटाइए, ये सब सीरीज ऑफ फंक्शंस कर सकते हो ट्राई, ऐसे छोड़ दो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, है ना। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हमारे पास था नहीं था ना, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है सीरीज का। ये सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चंस हैं, रिंग ग्रुप फील्ड ये सब। चलो तुम्हारे काम का क्या है, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होगा, 53 है ना, तो 53 हमारे काम का है, 53 54 ये हमारे काम का है। देखिए 53 कह रहा है कि आसान है, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, PA पता है, PB पता है, PA यूनियन B पता है, यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को यूज करके A इंटरसेक्शन B आप फाइंड कर लेंगे। PC पता है, अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस हो जाएगा, क्या होता है A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस, ठीक है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस दिस, इसका फॉर्मूला लिखा हूं मैं,
ए इंटरसेक्शन बी है ना, जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आ गया दिस इंटरसेक्शन इन तीनों से आ जाएगा, तो यहाँ से ये टर्म आ जाएंगे, तो बस इतना ही चाहिए। तो ये क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाई पी ऑफ आ जाएगा। इजी कैलकुलेशन जस्ट इसमें है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर टू आइडेंटिकल बॉक्सेस B1 B2 where the box BI जो कि I12 होगा contains I+1 red and 5 minus I-1 white balls। तो B1 मतलब कहना चाह रहा है कि ठीक है ना, I को 1 रखोगे तो B1 मिल जाएगा, मतलब B1 बॉक्स की बात करें तो 1+1 2 रेड और 5 minus 1 तो 5 minus 2 3 ब्लैक बॉल्स, नहीं वाइट है, ठीक है। ऐसे B2 बॉक्स की बात कर लो आप, तो I को 2 रखो तो 3 रेड, I को 2 रखो वहां पे 5 minus 3 2 वाइट, इस तरह से। A fair die is cast, मतलब टॉस हुआ, let the number of dots shown on the top of face of the die be n। डॉट है ना, जो लूडो खेलते हैं हम लोग, तो डाई पता है डाई का आपका, तो जो नंबर आया 1 to 6 आ सकता है डॉट। तो if n is even or 5 then 2 balls are drawn with replacement from the box B1, otherwise 2 balls are drawn with replacement from the box B2। the probability that two drawn balls are of different colors। बताइए आपको क्या लग रहा है किस टॉपिक का है। लेट्स से दिस इज इवेंट ए, मैं इसका इवेंट ए नाम देता हूं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। बताइए जी किस टॉपिक, किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये। नहीं हाइपरजोमेट्रिक इनसाइड लगेगा, हाँ इनसाइड हाइपरजोमेट्रिक नहीं लगेगा, विथ रिप्लेसमेंट है, तो बाइनोमियल्स हो जाएगा, हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद सिंपल आपका बाइनोमियल लग जाएगा। देखते हैं तो, क्योंकि हाइपरजोमेट्रिक का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट होता, यहाँ विथ रिप्लेसमेंट है, तो विथ है बाइनोमियल, विदाउट रिप्लेसमेंट में हाइपरजोमेट्रिक। तो यहाँ से E1 into A given E1 plus probability of E2 into A given E2। अब E1 का मतलब है पहला बॉक्स चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, E2 मतलब, तो बता रखा क्राइटेरिया इसने कि हमने पहले एक डाई को फेंका है और नंबर ऑन द डॉट शोन ऑन द टॉप ऑफ द फेयर डाई भी n ओ, तो n या तो इवन आ जाए या 5 आ जाए, तो 2 4 6 या 5, तो 4 फेवरेबल आउटकम है 4/6। हाँ, तो E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/6 और E2 आपकी आ गई 2/6। E1 E2 पार्टीशन बनाते हैं तो सम हमेशा 1 रहता है, इसका जरूरी नहीं है, ये तो अलग, ये A आएगा इसका। तो अब A गिवन E1, अगर पहला बॉक्स चूज किया मैंने, जैसा कि इसने कहा कि 2 बॉल ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स 1, तो n बराबर 2, तो n बराबर 2 हो गया। अच्छा तो 2 बॉल ड्रॉ किया और बॉल क्या आना है, डिफरेंट कलर का, तो या तो डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो या ऐसे ही सोच लो तब भी हो जाएगा, है ना। तो एक रेड चाहिए और एक आपको, तो x नंबर ऑफ रेड है तो x बराबर 1 निकाल लो, मतलब x मान लो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, डिफरेंट कलर है ना, 2 बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब एक रेड एक, तो हो जाएगा ना। इसका क्या आ जाएगा पहले बॉक्स में, पहला बॉल या तो डिस्ट्रीब्यूशन से भी जा सकते हैं हम लोग, बिना डिस्ट्रीब्यूशन के भी जा सकते हैं जैसे आपको। सो वैसे करोगे तो 2 चूज 1, एक 2 केसेस होंगे, मतलब एक डिफरेंट, मतलब एक रेड एक वो, तो रेड का निकाल लेते हैं, तो 2/5 की पावर 1 और 3/5 की पावर 1, यहाँ से सेम ही आएगा, एक मिनट चेक कर लो। तो यहाँ से 2 चूज 1 एंड आंसर तो सेम ही रहेगा, 2/5 3/5 विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए 5/5 आ रहा है, 2/5 3/5। करो कैलकुलेशन, देखो मैच कर रहा है, तो 3 दूने 6 बटे 25, 12/25 आ गया।
किसी को डाउट हो बताइए। बिना डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, एक बॉल निकाला, रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, वापस रख दिया, दूसरा ब्लैक व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी है, और वाइस वर्सा, दोनों केसेस। ये नहीं फिक्स नहीं किया पहला है दूसरा ही, इसने कहा एक रेड एक व्हाइट, तो उसमें दो केसेस हैं, पहला रेड दूसरा व्हाइट, या पहला व्हाइट दूसरा रेड, तो इसलिए 2 टाइम आ रहा है। तो वैसे भी आप सोच सकते हैं 1 by 1 ड्रॉ करके बिना डिस्ट्रीब्यूशन के। ये देखिए, ये कह रहा है कि x1 x2 xn विद अ सीक्वेंस ऑफ इन IID रैंडम वेरिएबल 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 - 1 पे। थ्योरम यूज होगा इसका। ओके, तो यहाँ से सपोज दैट ये बता रखा है कि z -0.1 से +0.1 का डेटा दे रखा है आपको, तो Sn है समेशन xi I फ्रॉम 1 to n स्क्वायर। देखिए यहाँ I फ्रॉम 1 to n स्क्वायर है, मतलब ये कह रहा है कि जो Sn डिफाइन किया वो है x1 प्लस x2 अप टू xn प्लस अप टू xn स्क्वायर। यहाँ xi I फ्रॉम 1 to n स्क्वायर है, n स्क्वायर तक जाना है, मतलब जो सैंपल साइज n स्क्वायर है। अब Sn की बात करनी है, तो यहाँ से अगर आपसे मैं पूछूं इसका मीन तो 0 है, तो E ऑफ Sn आपका सबका मीन 0 है तो 0 हो गया, एंड वेरिएंस ऑफ Sn निकालेंगे तो कितने रैंडम सैंपल है, n स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर टाइम इसका वेरिएंस कितना आ जाएगा, उसका वेरिएंस 1 स्क्वायर 1 है ना, 1 into 1/2 प्लस 1 into 1/2, तो 1 आ गया, तो n स्क्वायर हो गया वेरिएंस इसका, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया n Sn का, तो हो गया यहाँ से इजी है ना, जस्ट Sn मीन तो 0 ही है और Sn का वेरिएंस n स्क्वायर है, तो Sn ग्रेटर देन 0.1 n अपॉन 10 और इसका -0 होल अपॉन n, तो फाइनली आ जाएगा z मोर देन 1/10, ठीक, z मोर देन 1/10 है जी। ओके, तो बोलिए आप लोग, ये डेटा आपको दे रखा है, इसको यूज करना है, समझिए ठीक से। तो हमें बता रखा है इन्होंने कि -0.1 से +0.1 0.08, सर ये तो pz लेस देन 0.1 प्लस माइनस p ऑफ z लेस देन z इक्वल टू -0.1, उससे सर ग्रेटर देन 0.1 वो कैलकुलेट करके आ रहा है, जो है निकालो, और यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा, तो z मोर देन दिस मुझे ये निकालने हैं, तो दोनों इक्वल रहेगा ना, तो ये 0.08 है 0.04, तो हाफ हाफ होता है दोनों तरफ, तो 0.04, और इधर कितना हो जाएगा 0.5 चाहिए ना, तो 0.46, तो 0.46 ये आंसर होगा। अब आप देख लो इस डेटा को कैसे यूज करोगे, तो 5 में कन्वर्ट कर लो, 5 0.01 माइनस 5 ऑफ -0.01, सेम सॉल्व करके 5 यहाँ से 0.1 आ जाएगा, और ये 1 - 5 0.1 है, तो उससे भी कर लोगे आप जैसे सॉल्व करना चाहो अपनी मर्जी से करो, अपने तरीके से करो, हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, सेम कॉन्सेप्ट पे, तो यहाँ से हमारे पास x बार पता है, t पता है, तो पूछ रहा है ना, इसको जस्ट ब्रेक कर लो आप, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार स्क्वायर वाला वाला निकाल लो दोनों का, है ना, तो इसको अगर t को s स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1 अपॉन, तो t अपॉन 4 जो होगा वो कैपिटल s स्क्वायर जो सैंपल वेरिएंस होता है वो हो जाएगा, t अपॉन 4 कर देंगे, 1 अपॉन n -1 कर दिया तो s स्क्वायर हो गया, तो टी स्क्वायर यहाँ पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, तो स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए आपको, हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे ना, कैलकुलेशन इजी है, सैंपल आपका साइज 5 का है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो इजी है यहाँ से, तो x बार आ जाएगा s स्क्वायर n -1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर n -1 वो यूज कर लीजिए, और यहाँ से x बार का भी पता है आपको, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई n, उससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ दो थ्योरम यूज होगा, जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए, x बार का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई n, और एक होगा n -1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर n -1, ये दोनों यूज होगा, s स्क्वायर जो लिख रहा हूँ वो t/4 है, उससे आ जाएगा। 57 कह रहा है कि x1 x2 x3 आपको दे रखा है फ्रॉम यूनिफॉर्म थीटा कॉमा थीटा प्लस 5, अब आपको क्या बोल रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमएलई ऑफ थीटा, कौन सा एमएलई नहीं है, तो इंटरवल आएगा इसका, है ना, एमएलई तो आ जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि इसका लाइक्लीहुड फंक्शन 1/5 की पावर n है, और यहाँ x, तो यहाँ से आप एक वो निकाल लेंगे थीटा का, थीटा लेस देन एक्साइड, थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यदि थीटा मोर देन आएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -5, ये आया। ये हो गया, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -5 टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो बस पुट कर लो। तो ये देख लो, इसमें nth ऑर्डर से मतलब मैक्सिमम 7.5, 7.5 - 5 2.5, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम 3.5, तो ये है आपके पास 2.5 से 3.5 के बीच ही एमएलई हो सकती है, और पूरा इंटरवल एमएलई है एक्चुअली, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है लाइक्लीहुड, तो ये पूरा इंटरवल एमएलई है, पूरा इंटरवल एमएलई है। ऑप्शन ए, तो कौन सा एमएलई नहीं हो सकती, जो इस इंटरवल में नहीं है, तो ये नहीं है तो नहीं हो सकती। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 e की पावर -x³ dx dy, और x की वैल्यू 1/y से इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, तो क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से आता है। हाँ, x से अभी मुश्किल है, ओके ठीक है, ऑर्डर चेंज कर लो तो आसानी से आ जाएगा। हाँ, ऑर्डर चेंज करके इजीली आ जाएगा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब जोड़ सकते हो, चाहो तो कर भी सकते हो, बाई पार्ट डिफर करना पड़ेगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 से 1 बाई पार्ट लगाओ, फिर उससे आ जाएगा। ठीक है ना, एक्सपेंशन में लिख सकते हो log x + 1 का, उससे भी देख सकते हो log x + 1 के एक्सपेंशन से कुछ आ जाएगा, तो वहां से भी हो जाएगा, है ना, वो log 1 + x का एक्सपेंशन लिख के फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, वो भी कर सकते हो, और नहीं तो बाई पार्ट लगाओ। दूसरा अप्रोच है log 1 + x का एक्सपेंशन करो। ये बोल रहा है कि कंसीडर, इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके भी, कंसीडर द फंक्शन f(r2) आर डिफाइंड बाय दिस, x4 है अगर x रैशनल है, 2x² - 1 x इरेशनल है, तो बताओ वो पॉइंट जहां f कॉन्टिन्यूअस है, तो इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच रहता है। सर ये x⁴ = 2x² - 1 करके इसका इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा जी, तो इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक x² को क्वाड्रेटिक मान लीजिए, सो y² - 2y + 1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा y - 1 होल स्क्वायर बराबर 0, तो y बराबर 1, तो x² बराबर 1, तो x बराबर +-1, तो सॉल्व करके वेरीफाई कर लिया कीजिए, हो जाएगा नहीं करके बताइए क्या आएगा। जैसे हमारे, ठीक है ना, तो ये सब हमारे काम का नहीं है। अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, ये अलग कर सकते हैं, ये एक्सपेंशन में बेस्ड क्वेश्चन है तो वो ट्राई कर सकते हैं, ये एक्सपेंशन है बट यू कैन रिमूव। तो ये ग्राफिकल अप्रोच से ज्यादा इजी होगा। जी जी, ओपन करके देख लो, सिंपली देख लो, नंबर रख के देख लो, इसके लिए बोल रहा है नॉट ट्रू है, इसके बीच का नंबर उठाओ और मैच करके एक नंबर उठाओ, देख लो चेक करके, 0 से 5 0 से 3, तो ओपन कर दो पहले, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों ओपन कर दो, और उसके बाद जैसे यहाँ क्या लिखा है j फ्रॉम 0 से 2, तो इसको ओपन कर लो, 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो 1/, हो जाएगा, फिर 1 रखोगे तो -x, फिर 2 रखोगे तो x²/2, तो ये टर्म है और ये टर्म है, तो नंबर पुट करके ही चेक कर लो, ग्राफ से बनाने की जरूरत नहीं है, इस बीच की बात कर रहा है, नॉट ट्रू फॉर दिस, तो इस बीच का कोई नंबर उठाओ और चेक करके देख लो, कैलकुलेटर यूज करो, उससे हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। एक्सपेंशन से भी देख सकते हो आप, इसका e⁻⁻x का एक्सपेंशन होता है ना एक्सपेंशन से, तो दूसरा अप्रोच मिलेगा, एक्सपेंशन से ही करना चाह रहा है ये, e⁻⁻x का एक्सपेंशन लिखो और उससे आप कंपेयर कर लो। चलो तब खत्म ही होने वाला होगा ये, है कोई क्वेश्चन बचा हमारे लिए, तो ये वाला शायद, ये 74 75 कह रहा है कि टाइम खत्म हो गया, अरे ओके चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो एक्स वाई जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
अच्छा y गिवन x जो है वो यूनिफॉर्म है इस इंटरवल पे, y गिवन x यूनिफॉर्म है इस पे, ex 1 है, वेरिएंस x, तो ex को लिख सकते हैं e ऑफ अच्छा y गिवन x दे रखा आपको, लेकिन y गिवन x ये है, ओके, तो ex आपको 1 दे रखा है, ओके, और वेरिएंस x 5/3 है, तो क्या होगा? सर ई ऑफ वाई पूछा है। अच्छा e ऑफ y पूछा था, आसान है ना, e ऑफ y जस्ट e ऑफ y गिवन x, उससे आ जाएगा इजीली, क्योंकि मुझे y गिवन x पता है कि यूनिफॉर्म x माइनस वन होगा सर। x प्लस 1, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो मीन ऑफ क्या होता है? e ऑफ y, तो ये हो जाएगा e ऑफ y गिवन x, और इसका मीन कितना होता है? a प्लस b/2, पर ये वो सर ई ऑफ एक्स हो रहा है इसीलिए वो वन हो रहा है। तो ये x प्लस y/2 2x/2 ये इजी है ना, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन जो दिया उसी पे पूछ रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन x के जानने की जरूरत नहीं है, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी पे आ जाएगा। सेम वेरिएंस ऑफ y का है, तो फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से आ जाएगा जो पिछले फॉर्मूले से किया आपने, उससे ही आ जाएगा। ये चेक कर सकते क्या पूछ रहा है, हमारे काम का है, किस पॉइंट पे, हाँ ये तो हमने क्लास में भी किया इस तरह क्वेश्चन, अगर आप थ्योरी देखेंगे कि S1 वो पॉइंट है जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, S2 वो पॉइंट है जहां y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, E1 वो पॉइंट है जहां fx कॉन्टिन्यूअस है पार्शियल डेरिवेटिव, E2 वो पॉइंट है जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव y कॉन्टिन्यूअस, तो बता रहा है क्या होगा, तब चेक करो हो जाएगा। दिस इज अ फंक्शन, आपको ये सब चेक करना है कि कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वैल्यू क्या है, उस पे करना है, और यही सेम ये मैट्रिक्स का है 8045, ये मैट्रिक्स दे दिया, 3 आइगन वैल्यू निकाल लेंगे आप, वो देखना ध्यान से, फाइंड करना पहले, फिर आपको आ जाएगा, तो इजी है, और आइगन वैल्यू आ जाएगा तो पूछ रहा है कि द मैट्रिक्स P ट्रांसपोज AP इज दिस, डायगोनलाइजेबल की बात कर रहा है ये, देखो द मैट्रिक्स P ट्रांसपोज AP D हो रहा है, इसका क्या मतलब है, P ट्रांसपोज AP बराबर D, तो P के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के साथ थोड़ा और ज्यादा होगा, पी आइगन वेक्टर नहीं नहीं, ये दोनों सेम ही है एक्चुअली, P ट्रांसपोज P इनवर्स का भी इक्वल होगा, हाँ ठीक है, आप सिंपली फाइंड कर लें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा एक्चुअली, तो एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग जो P मिलता है ना वो ऑर्थोगोनल होता है। अरे कहाँ आ गए, अरे शुरू में आ गए क्या हम, 2008 पे आ गए हम लोग, कहाँ पे थे अभी, कौन सा कर रहे थे, 7 कर रहे थे, खत्म हो गया सर। हाँ अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन ही है इस पेपर का, ओके ओके, तो जस्ट देखो आइगन वैल्यू तो पता ही है ना आप लोगों को, आइगन वैल्यू पता है, आइगन वेक्टर निकाल लेना, और आइगन वेक्टर से उसको ऑर्थो नॉर्मल बना दो, हो जाएगा, हो जाएगा, ट्राई करके देखो हो जाएगा, ये देखना है कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ये सब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, एक्चुअली ये सिमेट्रिक था ना, सिमेट्रिक था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग जो P मिलता है वो ऑर्थोगोनल मिलता है, मतलब इन जनरल जो मैट्रिसेस डायगोनलाइजेबल है तो उसमें जो P इनवर्स AP बराबर D होता है P इन्वर्टिबल होता है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो डायगोनलाइजेबल है उसमें P ऑर्थोगोनल मिलेगा, क्योंकि इसलिए बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ये है। सो हमने अभी डिस्कस किया 2000 किसका था, ये 7 का डिस्कस किया, 2007 का, कल डिस्कस करेंगे 2006 एंड 2005, और कल बैच 6 की मतलब लास्ट क्लास होगी अगर ये डिस्कस कर लेते हैं, डाउट नहीं रहा तो ये हमारा 2005 से 2023 का जो जैम और गेट का करना था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए टाइम भी निकल गया, थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं।